PDF annotator, let's say 15, and then I need this file and this file and this file. ठीक हो गया। तो अभी हम यहाँ पे इवन ऑड फंक्शन हमने लास्ट टाइम किए थे, ठीक है। और ये इवन ऑड फंक्शन का डेरिवेटिव और जो इंटीग्रल है, मतलब अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे इवन फंक्शन को तो वो ऑड बन जाएगा, ऑड इवन बन जाएगा। दैट इज यू कैन वेरीफाई इट फ्रॉम कैलकुलस। सर क्लास कैंसिल नहीं हो सकती? क्यों? सर वो किसी और दिन रख ले। क्या मतलब किसी और दिन रख दे? हाँ, या आप डिसाइड करेंगे ये क्लास कब रखनी है? नहीं सर, मैं तो एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। रिक्वेस्ट ना करे, निकल जाए क्लास से अगर आपको पसंद नहीं है क्लास। ये कोई शो लगाया हुआ है फरमाशी। एंड स्टॉप मेकिंग दीज कमेंट्स, ठीक है। दोबारा इस तरह की बात ना आए मुझे, क्लास कैंसिल कर दे। ओके सर, सॉरी। यू आर बिहेविंग जस्ट लाइक यू जॉइन द यूनिवर्सिटी यस्टरडे, ठीक है। इस सेमेस्टर में इस तरह की बात जो है ना एक्सपेक्ट नहीं करता आप लोगों से। सो इंटीग्रल जो है ना, इफ यू इंटीग्रेट एन इवन फंक्शन, तो अब आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं कि चूंकि दोनों साइड पे एरिया सेम है, so the integral can be written as if it is double the integral of half the area। आप सिर्फ एक साइड को इंटीग्रेट करें, दूसरा खुद ही डबल हो जाएगा, ठीक है। मैं एक मिनट ये ऑन करता हूँ। और ये अगर आप देखें, ये 2 टाइम्स इसलिए हुआ है कि ये जो इस साइड पे एरिया है इट्स द सेम एज दिस एरिया, सो यू डोंट नीड टू इंटीग्रेट इट ऑल ओवर। ऑड फंक्शन में क्या है, ऑड फंक्शन में बिकॉज ऑफ दिस रिवर्सल, so the area is actually one area is positive, the other is negative, the integral is 0. Now this is something which you need to note down because you don't want to rework this calculus every time. So it's better to remember it कि odd functions का जो integral है वो 0 होगा और even का integral simplify करके आप उसको double लिख सकते हैं, half, double of the half। अच्छा, periodic signals जो है ये आपने खैर पहले भी पढ़े हुए कैलकुलस में। a signal that repeats after a certain time उसको periodic कहेंगे। और द पीरियड, आपने जो पहले शायद नाम सुना होगा पीरियड का, you might think that it's a unique number, but it's not a unique number. It can be any time after which it repeats. तो अगर फॉर एग्जांपल आप इसको पीरियड कहते हैं तो जो इसका डबल है 2 times t वो भी पीरियड हो जाएगा क्योंकि उसने फिर भी रिपीट हो जाना है, ठीक है। सो मे बी इफ यू रिमेंबर इट फ्रॉम फिजिक्स, देन वी नीड अ यूनिक नंबर और उसको फिर हम कहते हैं फंडामेंटल पीरियड। तो फंडामेंटल पीरियड उस स्मॉलेस्ट नंबर को कहते हैं जिस पे ये रिपीट होता है, ठीक है। सो इट्स द स्मॉलेस्ट पीरियड इज कॉल्ड द फंडामेंटल पीरियड। एंड नाउ लेट्स से व्हाट हैपेंस इफ वी ऐड 2 पीरियोडिक फंक्शंस, ठीक है। अब मेरे पास एक पीरियोडिक फंक्शन है ये वाला और दूसरा है ये वाला। It doesn't need to be sine wave, it can be any periodic function. So I add the two and I now want to know whether the new signal, yeah, whether this is a periodic signal or not. तो उसके लिए if you think about it or if you work with a few examples in MATLAB, it will turn out that it is not necessary that every time you get a periodic signal. So the condition is that the period is the least common multiple, ठीक है, of the two periods, least common multiple. So because both the signals have to repeat for the sum to repeat, and that is only possible if the least common multiple exists. Now sometimes it can happen that the least common multiple is not a finite number, okay. You can try it with a few numbers. When that is the case, then it is not possible, so फिर वो aperiodic हो जाएगा। तो जो चीज आपने जहन में बिठानी है वो ये है
कि the sum of periodic signals is not necessarily periodic. ठीक है, उसके लिए कंडीशन चाहिए हमें. अच्छा, because we have been dealing with the impulse function, ठीक है. ये थोड़ा सा मेरे ख्याल में इसमें गड़बड़ आ रही है, लेकिन आप इसको खुद ही समझ लें कि ये इसने समेशन साइन को शायद ये जो प्रोग्राम में यूज कर रहा हूँ ये उसको डिस्प्ले नहीं कर पा रहा, तो इट्स जस्ट समेशन. So remember that this arrow, upward arrow, is the Dirac function, yeah, and we can now uh, displace it, yeah, along the time axis at different points. And let's say we place it periodically. तो आपने t पे रख दिया, negative t पे रख दिया, फिर 2t पे रख दिया, फिर negative 2 पे रख दिया. And if we keep this, keep doing this, we get a periodic function. So that is the name could be unit periodic impulse. ठीक है? Unit because it is unit. Unit means unit area. ठीक है? Unit area. Periodic because we have made it periodic, और impulse तो पहले से था. तो and remember n has to be an integer. ठीक है? So you are just placing copies. तो इसको कहते हैं, एक और नाम मैं बताता हूँ, इसको कहते हैं impulse train. Impulse train. When I say impulse, it's automatically continuous time, because later on you will also see the discrete time impulse. उसके साथ discrete time लिखना पड़ रहा है. CT में अगर आप ना भी लिखें तो it's obvious कि continuous time है. Many authors use this notation that you just write this subscript t. Okay, ये जो period है आपका fundamental period, इसको आप नीचे लिख देते हैं. Now I don't like this क्योंकि you use the subscript for many other reasons. So maybe, I mean, maybe in some other book you see a different notation. What you need to remember is this expression. This expression, yeah. And why do we have a sum? One more thing, when you see a sum in mathematics, in general mathematics, you are actually adding numbers, okay? So for example, if you have 2, 3, 4, yeah, let's say there is a list and you apply this sum. So what do? You add the signals, you add the numbers. It will be 2 plus 3 plus 4. Now the problem here is that when you do the same with signals, it doesn't mean that the values, you will see that actual addition. If you now see these impulses, they are placed at different time points. So even though you are using this summation operator, the summation only indicates that they are just coming together. So for example, the values don't line up, yeah, along one time point. Yeah? So you cannot see that kind of addition. So this summation should be thought of as the signal addition. Okay, you are adding signals. So for example, if one signal is here and if one signal is here, and you add the two, then they just come together. Okay. So um, so in case you are wondering how can we avoid this subscript delta t, yeah. So maybe we can come up with a nicer way of representing this. तो उसका फिर एक अगर आप Google सर्च करें अभी या बाद में, so there is a function called rep, R-E-P, rep. Now this rep is a standard name just like sine and cosine. Yeah? आपको पता है cosine sine का मतलब एक ही होता है, आप उसको change नहीं कर सकते. तो rep means repetition. So we are literally repeating this delta every t units of time. Yeah. So now that t I can put that t as a subscript. Now this subscript is acceptable because rep is a standard name. Now this delta is only a name of this function, so it's not a general name. So you might like to use this place for some other purpose. So if I now say this rep t and then I just provide any function to it, what it will do, it will just take that f and it will repeat it. Okay, so just repeat. So you are actually making copies of that function, and it will automatically be a periodic function. Yeah, because even if it is not a periodic function, by making copies, you're turning it into a periodic function. So अब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो
what will be a better way to write this thing? Yeah, this thing. So it will be rep or EP subscript T और नीचे क्या हो जाएगा डेल्टा. आप इसको डेल्टा प्रोवाइड करें and it's the same thing as if you are doing this. But here, I mean, because we are using the textbook, so we can just go with this notation at the moment. अब यहाँ पे इसने क्या किया हुआ है डेल्टा 4. तो अब इसका 4 का क्या मतलब है बताएं मुझे. What is the meaning of this 4 here? रिमेंबर डेल्टा हमारे पास ये फंक्शन हो गया, ठीक है. 4 का मतलब यह है कि मैंने कॉपीज बनानी है और उनके दरमियान मैंने डिस्टेंस कितना रखना है. That is the meaning of 4. Okay. So I'm making a copy every 4 units of time, and it happens on both sides. तो अगर मैं उसको दूसरे साइड पे लिखूं REP, it doesn't matter whether it's capital or small, REP of delta, और क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा. I can do that as well. यहाँ पे आप देखें this 0.25 का मतलब ये है कि ये 0.25 हो गया और ये बाकी आपकी शिफ्टिंग हो गई है. This is your shifting which you already know from the previous class, and this is amplitude scaling. So amplitude scaling का मतलब ये है कि नेगेटिव का मतलब ये रिफ्लेक्ट हो गया और the area is not 1 anymore, the area is 3, so on and so forth. Okay. From circuits and ENA, from those two courses, and also from physics, you know power, okay, how you calculate power associated with a voltage or a current. Now in signal in the system, we don't want to get into those details कि वो resistance कितना है और वो current कितना है, ठीक है ना. So we don't want to bother ourselves with those details. We simply define what is called the signal energy, okay, the signal energy. When we say signal energy and signal power, it has to be done in such a way that we don't limit ourselves to particular examples, so that R can just be replaced by 1, yeah, the resistance. So what you see now is that if you take the signal, X can be a signal. It doesn't matter whether it's a voltage or a current or velocity or any quantity. You just you just square it, and squaring means that you are actually calculating the instantaneous power. Remember, voltage squared is proportional to power and current squared is also proportional to power, like that. And then you integrate it over time for all the time axis. So हमें मिल जाएगी total energy, but because we are not using that R, so we will just call it signal energy. Okay. And if we want this in one period, yeah, then we can go with this. Okay. Now, why would I like to calculate something over one period? Because if I have a periodic signal, yeah, if I have a periodic signal, if I try this actual definition, I will get infinite value, because the periodic signal will never stops. So a more useful quantity is to not go for signal energy, but energy in one period. Yeah. So you just calculate that integral over one period. Now this T naught doesn't matter. You can place this T naught anywhere. What matters is that you integrate over one period. Yeah. So this can be 0, 0. This can be -1, -1, so on and so forth. And just take a note of this thing, okay? If the signal is not periodic, then its energy may be finite, okay? If it falls fast enough at its ends. इसका कोई counter example आपके ध्यान में आ रहा है? So remember, what we are doing is that we are taking, now this is the new slide now. So what we did in the previous slide is that we just take a signal, we square its value, and squaring makes sure that if it's a real signal, the square will always be positive. Yeah? So that is proportional to power. And when you integrate it over time, then we get this signal energy.
And if you do the same over one period, we just call it energy of one period. Now, think about, for example, if you go for an exponential signal, maybe I just uh, come open a new page. Let's say I will give you two examples. Yeah. So here I have, and of course, if I go with a signal that is on both sides, then the integral will not be finite. Okay, it will not be finite. But let's say we go with an exponential signal, but we somehow uh, take only one side of it. Yeah. So this is exponential, let's say minus t, and we multiply it by u of t, the unit step function, so that this is 0. Now, even though this exponential extends towards infinity, because we know it's tapering off, the amplitude is getting smaller and smaller, so you can expect this integral to be finite. You can verify it, okay, from calculus. But let's say I go with the unit step function. Yeah. Now the unit step function doesn't stop. No, it doesn't stop either, but the amplitude doesn't decrease. Now, if I try to calculate this area, yeah, let's say I have u, so if I take square it, I will still get 1 here, and this integral is also unbounded. Yeah, so if the energy of a signal, which we call signal energy, if that is unbounded, yeah, so we just call it unbounded signals with unbounded energy. The same will be the case with periodic signals. Let's say I have a periodic signal, it never stops on both ends. And if I do the same, take x squared will make it positive, so it means that I will have something like this, just like the rectifier, full wave rectifier. And then I calculate the integral over all time axis. This will also be unbounded. And that is why for such cases, it makes more sense to calculate the energy over just one period. Yeah. So 0 to t. Yeah, that will be energy over one period. And what if we divide that energy by time, by the time period? That will give us the power, signal power. So if I now show you that part, the next slide is about power. So for periodic signals, we know the energy is unbounded, so we restrict our calculation to one period, and then we divide it by that time period, so then we get the average power over one period. Okay, average power over one period. You just call it average power. And make a note of this, the average power of practical periodic signals. Practical periodic signal का मतलब ये है कि they look periodic but they are practical, they are real world. Real world में कोई भी चीज infinitely duration की नहीं हो सकती, so you can say nearly periodic. तो उसकी जो average power है वो क्या होती है? Finite and non-zero. Signal energy and signal power. So we can now have a final definition. You just take a signal x of x, take the absolute value. The good thing about this definition is that because you're taking the absolute value, it will also work with complex signals. Although we are not dealing with complex signals now, but maybe later on. The square of the magnitude will still be positive. And if you take it, if you calculate this average value, yeah. And remember, this limit means that you're not doing it just for periodic signals, but for any signal, yeah, because you're taking this t larger and larger, and that will be our definition of the average signal power. If we know that our signal is periodic, then we don't need this limit. Yeah, this calculation is too complicated. We know that even if you make this calculation for one period, because the signal is periodic, so you will get the same value everywhere else. So we have a simpler definition of of average power, average signal power for periodic signals. For aperiodic signals, you should keep this definition in mind. Okay.
And remember, what we do is that we write P for power, and we write this signal X here, okay? Do not write X of t, because X of t is not a signal. And even if you think of it as a signal, it will be just for one value of time, so that is not acceptable. So this power, you are calculating this power for the whole signal, okay? So that's why here you only write the name. You only write the name of the signal. Okay, so now we have some new definitions. If we have a signal and if we calculate that energy, signal energy, and that turns out to be finite, we have an energy signal, okay? So definitely a periodic signal is not an energy signal because the signal energy of a periodic signal is unbounded. So in that case, okay, although it is not an energy signal, but what you know, for example, a signal with infinite signal energy, okay, just like periodic signals, um, it will still have finite signal power, and then we call it a power signal. Yeah. So all the periodic signals with finite signal power, they are called power signals. Power signals. So here are some calculations. Let's say we know the expression for a signal. Yeah, this is zero everywhere except this interval uh, where it has this expression. If you recall this expression, it basically is the triangular pulse. Okay, triangular pulse. So you have this goes from -4 to +4, and I think the value on the y-axis is 3, the value at the center. So if you want to calculate the signal energy, what you need to do, you just take the absolute value, yeah, and this is positive, so the absolute value is also positive. Take the square, so you square that quantity. It's just a calculus problem. You integrate first, yeah, and when you integrate it, you get the signal energy. Okay, here you can make some simplifications. This integral, although this is from -4 to +4, but you still will be wasting your time if you do not pay attention to the fact that this is an even signal. It is an even signal का मतलब ये है कि ये इंटीग्रेशन आपको पूरी एक गो में नहीं करनी चाहिए. आप ये इंटीग्रल करें यहाँ तक 0 to 4 तक, ठीक है? 0 to 4 वाली इंटीग्रेशन आप करें. That will give you half the energy, and then you just multiply that energy by 2 to get the full energy. So this is what I was referring to. जब हम सिग्नल पीरियोडिक सिग्नल सॉरी इवन और ऑड पढ़ रहे थे, so yeah, this slide is so useful now. Yeah, this slide is now helping us avoid that extra calculation. So this calculation of signal power, signal energy for the triangular pulse, which is centered at the origin, it is so easy. Let's say हम एक periodic signal start करते हैं. Periodic signal with an amplitude A, cosine, और ये phase है इसका, phase constant, and this is the frequency, and so on and so forth. So हमें पता है कि periodic signal है, तो if we try to calculate the energy, we don't even need to try it. We know it's unbounded, so it will be infinitely large. So what we can hope here is that we calculate the power, and because it is periodic, so we will not go with the full definition. Signal power का original definition क्या था? ये वाला, which is more difficult. Yeah, you take the limit of this integral. Periodic के लिए आपको ये नहीं करना पड़ा. So with a periodic signal, you can go with a simple integral, which is just over one period. Yeah. तो आपको चूंकि ये पता है, f naught, so just take the reciprocal of f naught, and you will get time period, and that time period you can use to calculate this energy. Sorry, not energy, the power. And जिस तरह आपने सर्किट में किया हुआ था कि स्क्वायर ऑफ कोसाइन को आप कैसे सिंप्लीफाई करते हैं by this double angle rule, and that helps you evaluate this integral. डबल एंगल रूल का फायदा ये है कि आपको एक कोसाइन फंक्शन मिल जाता है और आपको पता है उसकी पीरियोडिक
एवरेज वैल्यू ओवर वन पीरियड 0 होती है। सो अब उसका फायदा ये हुआ कि यू आर लेफ्ट विद अ सिंपल कैलकुलेशन एट द एंड। ये सारी वो चीजें हैं जो आप कर चुके हैं मेरे ख्याल में ईएनए में, या ईएनए में, या एलसीए में। ईएनए में मेरे ख्याल में आपने किया हुआ। ओके, द नेक्स्ट एग्जांपल इज अ रेक्टेंगुलर पल्स। ओके, रेक्टेंगुलर पल्स, अब पता है आपको, मैं इसको पाई लिखता हूँ और ये बुक में वो स्मॉल पी लिखता है। दैट डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज द फार्मूला, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट देन द सिंबल यूज। सो अब अगर इसके लिए आपको चाहिए अगर आप इसको इसके लिए आपको एनर्जी चाहिए, तो आप इसको स्क्वायर करेंगे, और बिकॉज इट इज ऑल्सो एन इवन फंक्शन, तो आप वो इंटीग्रेशन सिर्फ यहाँ तक करेंगे, एंड देन यू जस्ट मल्टीप्लाई, या 0 to 1 and so on. Some people also call it the gate function है। तो ये रेक्टेंगुलर पल्स है। अच्छा, ये डॉक्टर शिजात की स्लाइड से, और ही आल्सो फाउंड दिस सिंबल समवेयर। सो कुछ लोग इसको रेक्ट फंक्शन कहते हैं, कुछ लोग इसको गेट फंक्शन कहते हैं। And let's say you multiply that rect function with sine of t, sine of जो आपका periodic sine function है, which is periodic, but if you multiply it with the rectangular pulse, it will just chop off everything outside this interval. So अब इसकी जो energy है वो finite है, लेकिन इसकी energy क्या है, infinite है। So yeah, so apart from the energy calculation, we are just doing those transformations. Yeah, so we are basically done with this chapter. I want to show you one more thing. I will upload a file, and that file will help you in lab as well. I'm going to upload this file now, and I'll try to rework all those things. इसमें दो तीन चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ जो कि आपको कैसे how can they help you in MATLAB. इसमें जब मैं सिग्नल ऑपरेशंस बता रहा हूँ, let's say delay, you're delaying a signal, okay? So when you delay the signal, I have written the MATLAB code for it. Yeah. So the delay operation in MATLAB can be implemented. अब यहाँ पे अगर आप गौर करें कि हम क्या कर रहे हैं, let's say f is a function which is a signal, तो and you want to delay it by that amount, yeah? तो आपको पहले एक फंक्शन हैंडल चाहिए जो जो फंक्शन आपसे मांगेगा, ठीक है, और आपसे ये अमाउंट मांगेगा कितना डिले करना है, और फिर यहाँ पे आपने फिर एक फंक्शन हैंडल यूज करना है, क्योंकि दिस f itself is a function, yeah? तो आपको ये दोबारा इसलिए चाहिए कि यू आर नॉट डीलिंग विद अ नंबर बट विद अ फंक्शन, और वहां पे आप देखो ये बिल्कुल यही फार्मूला यहाँ मैंने लिखा हुआ है, और आप दिस इज हाउ यू कैन डिले अ सिग्नल। इसके मैं दो तीन एग्जांपल भी ऐड कर लूंगा। एडवांसिंग के लिए आपको ये थोड़ा सा डिफरेंट है, आप इसको एडवांस कह दें। इसी तरह टाइम स्ट्रेचिंग ऑपरेशन भी हम कर सकते हैं, या यू जस्ट नीड टू रिप्लेस दिस कोड। सो आई एम नाउ रिप्लेसिंग दैट कोड with this code, and this way I can implement all the operations by just one line of MATLAB code. Okay, I'll add this to GCR soon. Are there any questions so far in this chapter? इस चैप्टर में से एक असाइनमेंट और मिलेगा, ठीक है, और एक क्विज भी, क्योंकि a lot has happened in this chapter, और हमें जो है ना स्पेशली जो एक्सरसाइज की क्वेश्चंस है वो आप दोनों बुक्स के, मेन टेक्स्ट बुक के, मैं तो फिर जो चैप्टर है इसमें से मेनली रेफरेंस बुक से एग्जांपल्स और एक्सरसाइजेज जो है ना आपने नोट करनी है। So one more thing which I need to show is another change which I am going to upload. मैं आपको फॉर्मूला शीट दोबारा दिखा देता हूँ, in case you see that. So there is not a very serious thing. एक चीज मैंने उसमें चेंज की है कि you remember this standard interval notation, yeah?
कि अगर आप यहाँ पे ए और बी लिखते हैं ऐसे, तो इसमें ए और बी दोनों इंक्लूडेड है, और अगर आप इसको राउंड करते हैं तो इसका मतलब कि बी एक्सक्लूडेड है, and if you put that round bracket to the left, then a is excluded, and if you have round bracket on both sides, both the ends are excluded. So we can actually use the same idea um, to deal with that problem of बताए right side, जो open right side, yeah, और सिर्फ right side. So closed right में this origin will be included, and open right में excluded हो जाएगा. So a simple way is that we can just write plus, and when you and of course infinity is never included, so we can just have that round bracket to the right of the plus, and to the left if we have the round bracket, so plus in the round bracket means open right, okay, and if I have plus, the right will always be round, and if this is square, then it is closed right, okay. And this is very cool because now you can apply it to this side as well. So open left and close left. So open left क्या हो जाएगा? Negative round. This round, the right side round means कि 0 is excluded. Left side round means कि negative infinity, that has to be excluded anyway. And then I have negative left round, right square. This will be closed left. So you can now see that this looks much simpler now. Strictly causal के लिए अब हम ये करेंगे, positive in the round bracket, ठीक है. जो strictly, let's just write this as strictly, this has to be strictly anticausal. Strictly anticausal के लिए क्या हो जाएगा? Negative in the round bracket. Causal के लिए क्या हो जाएगा? This positive left side उसका square है, और अगर यहाँ पे मैं लिख दूं नीचे negative square round, तो ये हमारे पास हो जाएगा anticausal, ठीक है. तो strictly causal, strictly anticausal, causal anticausal, that you can see later on. ये भी मैं अपलोड कर दूंगा. So now we need to move to the actually the next chapter, and that is discrete time signals. Now you have seen a lot of this chapter already in my lectures, क्योंकि मैं क्या करता रहा शुरू में, मैंने जब इंट्रोड्यूस किया था कंटिन्यूस टाइम और डिस्क्रीट टाइम signals, so I already exposed you to the different ways in which the signal can be defined. मतलब आपको अगर याद हो कि फॉर एग्जांपल अगर मैं x of t लिखता हूँ तो इसका मतलब कंटिन्यूस टाइम हो जाएगा, और अगर x of n है तो इसका मतलब डिस्क्रीट टाइम हो जाएगा. We'll now actually have a more detailed discussion on this, of how to come from here to here. ये जो process है ये हमें समझना है अभी. So discrete time signal, this will just be a repetition, yeah, A to D converter or C. So you can think of it as continuous to discrete time, और फिर quantization के बाद जो है ना आपको डिजिटल सिग्नल मिल जाता है. So much of this is already covered, और ये आपका वो discrete time notation है, ठीक है. And what you need to remember is that the values are only defined at these integers. बीच में जो है ना वो वैल्यू अनडिफाइंड है, जीरो नहीं है, आपने इसको जीरो नहीं करना, ठीक है. ये इसने लिखा भी है, ठीक है. स्टेम प्लॉट लेट्स से अगर मैं इसको ये चेंज करूं कलर को. So a stem plot emphasizes that the signal does not exist in between integer values, ठीक है. तो ये आपने ध्यान में रखना है. Now this is something which you need to be very cautious about. यहाँ पे let's say you start with a continuous time signal y of t, ठीक है. Y, or we use the name y for the signal, and when we apply it to a time point we get the value. So अब आप क्या करें,
कि लेट्स से आपने सैम्पलिंग करनी है तो आपको 0t, 2t, -t, -2t एंड सो ऑन। लेट्स से आपको सिर्फ इन पे वैल्यूज चाहिए, बाकी वैल्यूज आप स्किप कर रहे हैं। So basically what I'm doing is that I'm setting t to nt. nt means 1t, 2t, -t, 0t. तो सिर्फ वो वैल्यूज मैं पिक कर रहा हूँ और बाकी वैल्यूज मैं इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है। तो to keep things simple, I mean writing this down is not easy. Writing this down is not easy either. So we have a simplified notation. We just put that n in the bracket. Okay. So इसका मतलब ये हुआ कि हमने actual signal से सिर्फ ये वाली values pick की है। Now this looks very reasonable, but इसमें एक गड़बड़ है, ठीक है। अभी वो गड़बड़ मैंने आपको बतानी है। The problem here is that you are using, of course, t is the time spacing between samples, और 1/t को हम sampling rate भी कहते हैं, ठीक है। You are using the same name basically. So many books don't agree with this, and they actually slightly change the symbol, yeah, क्योंकि ये दोनों सेम exactly नहीं है। मैं आपको बताता हूँ अभी कैसे। लेट्स से y की जगह मैं लिखता हूँ, एक मैं एग्जांपल बताऊंगा जिसमें ये मैटर नहीं करता। लेट्स से y इज u, द यूनिट स्टेप फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, दिस इक्वेशन विल चेंज लाइक दिस। I will have unit step function and I just take x values evenly spaced, और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ u of t और t is equal to nt, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा उसको, u of n। now why this doesn't matter, why this makes sense, क्योंकि अभी अगर मेरे पास, लेट्स से मैं इसको रिमूव करता हूँ, ठीक है, तो और मैं इसको प्लॉट करता हूँ यूनिट स्टेप फंक्शन को, तो ये यूनिट स्टेप फंक्शन हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब ये वैल्यू 0 पे है। लेट्स से कि जो t है, लेट्स से आई टेक t एज 2 सेकंड्स, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं ये सारी वैल्यूज हटा रहा हूं अभी। 0 पे मुझे, लेट्स से बुक वाली कन्वेंशन पे मुझे 1 वैल्यू मिल गई 0 पे। 2 पे कौन सी वैल्यू मिलेगी, अगेन 1, या अगली वैल्यू कहां मिलेगी, रिमेंबर 2 के मल्टीपल्स होंगे ये, और यहाँ पे चूंकि 0 है तो ये -2 पे 0 हो जाएगा, -4 पे 0 हो जाएगा एंड सो ऑन। कोई मुझे बता सकता है कि 1 पे वैल्यू क्या होगी इस सिग्नल की? हम्म 0 होगी सर। नहीं, ये मैंने अभी आपको यहाँ पे इसने क्या बताया है कि जब आप सैम्पलिंग करते हैं तो जो सैंपल के बिटवीन वो है इंटीजर है, वहां पे सिग्नल अनडिफाइंड होता है, क्योंकि आपने सैम्पलिंग वहां नहीं की ना, ठीक है। अब मैं इस सिग्नल की बात कर रहा हूँ जो आप सिर्फ, जो आप डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल यहाँ पे अब डिफाइंड नहीं है, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टीपल्स ऑफ टी। सो 1t एंड देन 1t का मतलब ये है कि 1 टाइम्स 2, ठीक है। तो ये 1 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ t, तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, अनडिफाइंड होगी, 0 नहीं होगी, ठीक है। सो इसमें फर्क नहीं पड़ा। आप अगर इसको क्योंकि क्योंकि ये वैल्यू कांस्टेंट है, तो इट डजंट मैटर कि ये t की वैल्यू अगर आप 2 की जगह लेट से 3 भी कर दें, सो आप सिर्फ ये करेंगे कि ये जो लेबल है चेंज हो जाएंगे। इस लेबल की जगह क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और इसकी जगह 6 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, -3 और -6। सो इसी, यू आर
playing along the time axis, but these values don't change. ठीक है? Of course, more and more values are now undefined, but this doesn't change. So apparently this notation makes sense that you can use the same symbol u. अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा जिसमें एक गड़बड़ शुरू हो जाएगी. Let's say I replace this with the ramp function. Yeah, ramp. रैंप को वो आर लिखता है बुक में. ठीक है, रैंप. तो अब बताए रैंप सिग्नल का कंटिन्यूअस टाइम वर्जन कौन सा होगा? लेट्स शो दिस on some blank page. Okay, we are now plotting the ramp function. रैंप फंक्शन कैसे होगा? 0 and this is the ramp function. Yeah, and let's say I take the time spacing to be 2, जहां पे मैंने सैम्पलिंग करनी है. तो 1 को मैं स्किप करूंगा, एक वैल्यू मैं 2 पे उठाऊंगा, फिर 3 को स्किप करूंगा, अगली वैल्यू 4 पे उठाऊंगा. -1 को मैं स्किप करूंगा, -2 पे, -3 को स्किप करूंगा, -4 पे. तो अब मैं वो वैल्यूज लेकर आऊं. ठीक है, मैं सिर्फ ये वैल्यूज उठा सकता हूं. तो अब मैं इसको हटाऊंगा एंड नाउ आई एम पिकिंग दोस. नाउ से r of n times t. ठीक है, and I say that I claim that this is the same as r of n, और यहाँ पे मैं n लिखता हूं. तो अब मुझे ये बताएं ये वैल्यू क्या होगी, ये वाली y एक्सिस पे वैल्यू कोई लेबल बता सकता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी? 2 पे. हम्म अच्छा, यहाँ पे ना एक और गड़बड़ भी होनी है. ये जो राइट साइड, ये एक्स एक्सिस पे मैंने लिखा है, ये मैंने अभी फिलहाल यहाँ पे चूंकि टाइम की ही वैल्यू है ना, तो टाइम की वैल्यू वहां पे क्या लिख रहा है? nt. Yeah, so on the x axis I will not have n, I will have 2n basically. Yeah, 2n. सर ये बात समझ नहीं आई. आपने यहाँ पे जो चीज नोट करनी है वो ये है, इसको जरा देखिए क्या कर रहा है. ही स्टार्ट विद द सिग्नल y. ठीक है, और सिग्नल की वैल्यू कौन सी वैल्यू उठा रहा है? जब टाइम कैपिटल टी का मल्टीपल हो, इंटीजर मल्टीपल हो, सिर्फ उन वैल्यूज की उठा रहा है. ठीक है, जी ठीक है सर. तो अब यहाँ पे ये है कि जो ओरिजिनल सिग्नल है उसमें इनपुट ये आ रहा है, n टाइम्स t आ रहा है. तो t जब मेरे पास 2 हुआ तो यहाँ पे क्या कौन कौन सी जी वैल्यूज जी आएंगी? ठीक. यहाँ पे 0 आएगा, फिर 0 के बाद अगली वैल्यू इसको आप देंगे 2, अगली वैल्यू 4 देंगे. 1 आप इसको नहीं दे सकते, 4. 1 आप इसको जी सर, नहीं दे मल्टीपल्स सकते. ऑफ 2. ठीक हो गया. लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंगली जब यहाँ पे आप देंगे तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी बताएं, अगर आप इस नोटेशन को फॉलो करते हैं. 0 आएगी, यहाँ पे 1 आएगा या नहीं 0 आएगा? 1 2 3. यहाँ पे 1 आएगा यस सर. क्योंकि 1 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर तो नहीं मल्टीप्लाई हो रहा ना. ठीक है, तो अब मैं उधर दोबारा जी जाना सर. चाहता हूँ कि जब मैं ये सीन उधर करूंगा तो लेट्स से मैं ये जो टाइम है ये t इज इक्वल टू 2n, ये मैं यहाँ प्लॉट करता हूँ. तो इसके हिसाब से ये वैल्यू 2 बनती है, 1 बनती नहीं है. तो इस y एक्सिस पे वैल्यू क्या होगी अब बताएं? 2 होगी सर. 2 होगी. ठीक है, 2 होगी सर. और अगली वैल्यू क्या होगी? 4. 4. और -2 पे वैल्यू क्या होगी?
0 0 और -4 पे 0 0 और -1 और -3 पे क्या होगी? सर उस पे अनडिफाइंड कुछ नहीं होगी सर, अनडिफाइंड अनडिफाइंड होगी। अनडिफाइंड होगी, ठीक है, अनडिफाइंड। अब आप एक काम करें, यहां तक आपको समझ आई और हमने सिर्फ ये राइट साइड प्लॉट किया है, ठीक है, लेफ्ट साइड को भी हमने नहीं प्लॉट किया। अब मैं लेफ्ट साइड को प्लॉट करना चाहता हूं नीचे। अब आपने मुझे ये प्लॉट लेके देना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? n, 2n की जगह n आ जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा? तो अब बताएं कि यहाँ जो 2 है इसकी जगह नीचे क्या होगा? 1 होगा, ठीक है, और इस जी 4 की जगह नीचे क्या होगा? 2 हाँ, और इस 2 के -2 के लिए क्या होगा? नेगेटिव अब मुझे बताओ इस 1 पे यहाँ -2 पे वैल्यू क्या मिलेगी आपको? y एक्सिस पे वही वैल्यू मिलेगी ना, मैं तो सिर्फ रीलेबलिंग कर रहा हूँ। जी अच्छा। कैलकुलेशन, आई एम नॉट सपोज टू चेंज द कैलकुलेशन। तो वो 2 वैल्यू मुझे वहां मिलेगी, यहाँ पे 1 नहीं मिलेगा, और उस 2 पे 4 मिलेगी। नाउ दिस मीन्स कि अगर मैं r ऑफ t के लिए ये फॉर्मूला लिखता हूं कंटिन्यूस टाइम में एंड 0 अदरवाइज, तो नॉर्मली आई वुड एक्सपेक्ट कि जब मैं इसको सिर्फ इससे चेंज करूंगा t को n से, एंड इफ आई डोंट वांट दिस कॉम्प्लिकेशन टू बी देयर, तो मुझे फॉर्मूला यहां मिलना चाहिए। आपको बुक में हर जगह मिलेगा ये, अदरवाइज यू आर नॉट सपोज टू चेंज दीज वैल्यूज। आप सिर्फ सैम्पलिंग कर रहे हैं और वैल्यूज को स्किप कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि यू कैनॉट यूज द सेम सिंबल आर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो ना, जो आर है, अगर इफ यू वांट टू यूज द सेम सिंबल आर, so this will only be true, these values will only match when t is equal to 1। जब t1 नहीं होगा तो आपको यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज मिलना शुरू हो जाएंगी। अब ये t is equal to 3 के लिए ये आपको कोई और वैल्यू मिल जाएगी, and that means that you need to change this symbol, okay? This symbol has to change, you cannot use the same symbol। तो आप इसके साथ कुछ कर लें, इसके साथ नीचे t लिख दें, ठीक है, जिस तरह वो डेल्टा के साथ उसने नीचे लगा था। डू समथिंग बट इट यू कैनॉट। कुछ लोग यहाँ पे ये लिखते हैं, डी लिखते हैं, डी फॉर डिस्क्रीट टाइम। या देयर आर टू वेज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आई एम नाउ गिविंग यू टू वेज, ओके। एक तरीका ये है कि आप ओरिजिनल के साथ नीचे लिख दें ए फॉर एनालॉग, या और कंटिन्यूस टाइम, और फिर आप क्या करें कि जब आप डिस्क्रीट टाइम करें तो आप ये करें, हाँ, ठीक हो गया। दिस इज वन वे। द अदर वे दैट डोंट चेंज द ओरिजिनल, उसको आर ऑफ टी ही रहने दें, ठीक है, और फिर जब आप आर ऑफ टी की जगह क्या करते हैं, एन टी, तो इधर आप आर यूज ना करें, इधर आर के नीचे आप लिख दें लेट से डी फॉर डिस्क्रीट टाइम। आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि ए की जगह आप सी लिख दें, सी फॉर कंटिन्यूस टाइम, या कंटिन्यूस टाइम, और यहाँ पे आप लिख दें डिस्क्रीट टाइम। सो डू यू अंडरस्टैंड दिस नाउ? यस सर। ठीक है, उस नेसल में वो इसलिए ये क्लियर नहीं होता कि वो जो सिंपल एग्जांपल्स है उसमें चीज हाईलाइट नहीं होती, ठीक। तो आप इवन ये भी कर सकते हैं कि rather than changing this, आप कोई भी सिग्नल उठाएं x and you start with the original x of t, then you do the sampling। सैम्पलिंग में फर्स्ट स्टेज में आपको क्या मिल जाएगा, x of t n t, और फिर आप यहाँ पे करें रीलेबलिंग, री तो रीलेबलिंग में आप ये कर सकते हैं कि या तो आप ये करें कि x इसके साथ नीचे लिख दे डिजिटल,
और अल्टरनेटिव आप ये कर सकते हैं कि x ऑफ n के साथ आप नीचे लिख दें c टू d, ठीक है ना, c टू d, और नीचे आप लिख दें t। यू कैन यूज एनी मेथड, ठीक है। So let's get back to that. तो ये जगह जगह पे ये आप को नजर आएगा, लेकिन आप अपने माइंड में इसको ठीक करें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे यू स्टार्ट विद x of t, then you have some continuous time system, you get y of t, and then you have this d to d a to d conversion, तो y of t y of n। अब यहाँ पे आप बेशक इसके साथ या इसके साथ a लिख दें और इसको रहने दें, और या इसके साथ पहले को रहने दें और इसके साथ d लिख दें, ठीक है, आपकी मर्जी। ये चीजें आप हमें इसने एप्लीकेशन बताई है कि जब आप सैम्पलिंग करते हैं लेट्स से 20 किलोहर्ट्ज पे, सो 20 किलोहर्ट्ज नहीं, ये सैम्पलिंग तो खैर 20 किलोहर्ट्ज पे नहीं है, इसकी फ्रीक्वेंसी है, और उस फ्रीक्वेंसी को अगर आपने सैंपल करना है तो यू नीड टू पिक मोर सैंपल्स। बेसिकली ये कहना ये चाहता है कि इफ योर सिग्नल इज वेरिंग वेरी फास्ट, तो आपको ये सैम्पलिंग जो है ना, वो आपको ज्यादा सैंपल्स उठाने पड़ेंगे, वरना फिर आप उसको ना दोबारा रिकंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे। रिकंस्ट्रक्ट करना आसान नहीं होगा अगर आप कम सैंपल्स उठाएंगे तो। इसकी ना बड़ी एक क्रूड एक्सप्लेनेशन है, बड़ी क्रूड। लेट्स से मेरे पास एक साइन सिग्नल है, ठीक है, ऐसे, और मैं सैंपल्स उठा रहा हूं, और मैं एक सैंपल ये उठाऊं, ठीक है, और अगला सैंपल मैं ये उठाऊं, और बीच में ये पार्ट स्किप करूं। बाद में मैं इसको रिकंस्ट्रक्ट करना चाहूंगा, तो रिकंस्ट्रक्शन में तो मुझे नहीं पता चलेगा कि यहाँ पे क्या हुआ है। सो आई वुड लाइक टू, इवन इफ आई नो दैट इट इज अ पीरियोडिक सिग्नल, maybe I would like to construct it in this way. So I lose basically the frequency. So I need to pick enough samples so that I can reconstruct my signal. ठीक है? डिजिटल सिग्नल्स की एक और इसने क्वांटाइजेशन में ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है, कि y एक्सिस पे आपको अगर फाइनाइट वैल्यूज चाहिए तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन, ठीक है। वी विल नॉट बी कंसर्न विद क्वांटाइजेशन, ये इस कोर्स में हम सिर्फ कंटिन्यूस टाइम और डिस्क्रीट टाइम के अंदर फर्क करेंगे। तो अब डिस्क्रीट टाइम यूनिट स्टेप और डिस्क्रीट टाइम यूनिट रैम्प, अब ये दो फंक्शन हमने डिफाइन करने हैं, ठीक है। यूनिट स्टेप, आप कंटिन्यूस टाइम का फार्मूला आपको पता है, अब उसके साथ dt लिखेंगे तो यू शुड गेस के हमारा नोटेशन ये होगा, और इसके लिए हमारा नोटेशन क्या होगा, ये होगा। अब आप देखिए डेफिनेशंस, डज दिस रिमाइंड यू, ये कंटिन्यूस टाइम का डिस्क्रीट टाइम वर्जन है, ठीक है। अब देखो ना, जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि इसको अगर आप कंपेयर करें कंटिन्यूस टाइम के साथ, तो यू शुड गेट द सेम फार्मूला, ठीक है। आप सिर्फ वो चेंज कर रहे हैं, वेरिएबल चेंज कर रहे हैं, इनपुट वेरिएबल। तो सेम गोज विथ सिग्नम फंक्शन। लेट्स से सिग्नम फंक्शन है, तो इसमें you get the same formula, yeah, only you're only skipping values which are non-integer। अब यूनिट रैम्प में भी वही लॉजिक होगा। अब इधर बताएं, इधर आपको क्या गड़बड़ नजर आ रही है? इन दो में कोई गड़बड़ नहीं थी, ठीक है, क्योंकि द वैल्यूज मैच द ओरिजिनल। यहाँ पे क्या, कैसे आप इसको ठीक करेंगे? एंड डू यू सी द पॉइंट? वाई एक्सिस पे क्या मसला है जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था?
ये वैल्यू क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से? अगर सर यहाँ पे टाइम डिफाइंड नहीं है शायद। नहीं वाई टाइम मैं आपको ये बता रहा था कि जब आप x के साथ सिर्फ ये लिखते हैं तो आप सिर्फ स्किप कर रहे हैं, ये वैल्यूज चेंज नहीं होनी चाहिए। तो अब मैं r ऑफ t का मुझे पता है ना, जो रैंप सिग्नल है उसका डेफिनेशन क्या है? t और when t is नॉन नेगेटिव, ठीक है, एंड 0 अदरवाइज। और अगर मैं इसके ऊपर अभी लगाऊं r ऑफ n, s के हिसाब से क्या होना चाहिए? आई एम नॉट सपोज टू चेंज द फार्मूला, तो t की जगह मैं क्या लिखूंगा? n। सिर्फ ये फर्क हो जाएगा कि ये इंटीजर हो जाएंगी। अब इस फार्मूले के हिसाब से ये वैल्यू क्या होनी चाहिए? ये इंटीजर्स होने चाहिए हाँ 1, ये वैल्यूज। बिल्कुल ये जो इनपुट है वही आउटपुट होना चाहिए। सो ये 1 2 3 4 होना चाहिए। तो बेसिकली आप इफ यू वांट टू गो विद, अच्छा ये दिस इज द सैंपल्ड सिग्नल, बेसिकली ये r ऑफ nt है, r ऑफ, अब ये ठीक है r ऑफ nt, लेकिन आप इसको r ऑफ n ना कहें, ठीक है। एंड इफ यू वांट टू कॉल इट r ऑफ n, यस सर। तो आप इसके साथ नीचे कुछ लिख दें, डिस्क्रीट टाइम लिख दें, फिर ये द नेम शुड बी डिफरेंट। और ये चीज यहाँ पे आपको ये पता नहीं चली है इन दो प्लॉट्स में, देखो ना, क्योंकि वहां पे जो सैम्पलिंग टाइम है, इट कैनॉट अफेक्ट द वैल्यूज ऑन द वाई एक्सिस, ठीक है, बिकॉज यू हैव टू पॉसिबल वैल्यूज एंड दे आर ऑलवेज 1 एंड -1। सिमिलरली यूनिट स्टेप में भी, अब यहां से लोग ये मतलब ले लेते हैं कि दिस रूल विल बी यूनिवर्सल। नो, दिस इज नॉट यूनिवर्सल। व्हेन द वैल्यूज चेंज यू नीड अ डिफरेंट सिंबल। तो यहाँ पे हमें u को ud ना भी कहें फिर भी चलेगा ये। अब ये ज्यादा सीरियस मामला है, ठीक है। ये ज्यादा सीरियस इसलिए है कि यहाँ पे तो ये भी सीरियस था, उसमें हमने वैल्यूज को ठीक करने के लिए फिर करना पड़ा। अब यहाँ पे आपको याद होगा कि डेल्टा ऑफ टी हम किसको कहते हैं? याद है डेफिनेशन डेल्टा ऑफ टी का? सर डिराक डेल्टा। हाँ, तो डिराक डेल्टा में उसकी डेफिनेशन आप क्या कहेंगे? टी इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा? नॉन जीरो पे क्या होगा? 0, ठीक है। और टी इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा? अनडिफाइंड। और फिर आपने क्या किया कि उसका जो इंटीग्रल है, इंटीग्रल वो 1 हो जाएगा, ठीक है। यू कैन चूज एनी इंटरवल व्हिच इंक्लूड्स द ओरिजिन। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने इसको सैंपल करना है, तो सैंपलिंग में मैंने क्या बताया था, आप क्या करते हैं, सिर्फ आप वैल्यूज को स्किप करते हैं, ठीक है, लेकिन वाई एक्सिस पे वैल्यू को चेंज नहीं करते। एग्रीड? ठीक है। यस सर। अब यस सर। अगर आप इफ यू आर नाउ इफ यू आर यूजिंग द सेम डेल्टा हेयर, तो अब बताएं इसमें क्या गड़बड़ है। दिस इज नाउ हाउ मेनी बुक्स डिफाइन द डिस्क्रीट टाइम डेल्टा। तो ये ठीक है, सही है, ये उधर भी t नॉन इज इक्वल टू 0 पे 0 आ रहा था, यस। लेकिन t इज इक्वल टू 0 पे ये वैल्यू क्या है? अनडिफाइंड है और इन्फिनिटली लार्ज, ठीक है, इसलिए तो आप एरो लगाते हैं। अब आप 0 पे जब वैल्यू पिक करेंगे तो आप यू आर नॉट सपोज टू चेंज द वैल्यू, सो हाउ कैन यू चेंज दैट वैल्यू टू 1? समझ आ रही है बात? मसला समझ आ रहा है क्या गड़बड़ है? सर एक दफा रिपीट कर दो। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप अभी आपने जितने भी एग्जांपल्स किए हैं, चाहे वो रैंप के हों, यूनिट स्टेप के हों, यूनिट स्टेप का ही देख लें। आप यूनिट स्टेप में कंटिन्यूस टाइम से डिस्क्रीट टाइम में जाते हैं, ठीक है, फ्रॉम कंटिन्यूस टाइम टू, जी सर। तो आपको जो डिस्क्रीट चेंज है टाइम। वो सिर्फ टाइम एक्सिस पे नजर आएगा ना।
वाई एक्सिस पे चेंज नहीं है, वाई एक्सिस पे वैल्यूज वही है, सिर्फ कुछ वैल्यूज को आपने स्किप जी किया। सर। सेम इज द केस विद सिग्नम। और ये इतना सीरियस मामला था कि हमने रैंप को रीलेबल करना पड़ा जब वाई एक्सिस पे वैल्यू चेंज होना शुरू हो गई, क्योंकि हमें वैल्यू सेम चाहिए हर सूरत में, ठीक है, हमें वैल्यूज ठीक है सर। सेम चाहिए। अब यहाँ पे अब आप बताएं कि आप इफ यू आर यूजिंग द सेम सिंबल डेल्टा, तो इज दिस एक्सेप्टेबल कि n इज इक्वल टू 0 पे आपको वैल्यू 1 मिल जाए? ये अब ये वैल्यू मैच कर रही है डेल्टा के साथ, ठीक है, लेकिन ये वैल्यू वहां पे इसकी जगह क्या वैल्यू है डिराक डेल्टा में? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड है। अब अनडिफाइंड आप 1 से तो रिप्लेस ना करें ना, जी तो इसका ठीक। मतलब ये है कि अच्छा, अब लोग इस चीज को इसलिए इग्नोर करते हैं कि वो कहते हैं कि हमने ये स्क्वायर ब्रैकेट किया हुआ है। अब स्क्वायर ब्रैकेट का ताल्लुक सिर्फ स्किप करने से है, कि आपने स्किप करनी है नॉन इंटीजर वैल्यू। स्क्वायर आपको ये लाइसेंस नहीं देता कि आप वाई एक्सिस पे वैल्यूज चेंज करना शुरू कर दें। समझ आ रही है बात? यस सर। तो इसका मतलब है कि उसका हल ये है कि यू नीड अ न्यू सिंबल। आपने डेल्टा को कोई और सिंबल देना है, जिस तरह वहां पे हमने लिखा है डी, तो नीचे आपको कुछ ना कुछ इसके साथ लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो जो जो ज्यादा इस चीज को समझते हैं वो कुछ नहीं, कुछ लोग इसके नीचे बार लिख देते हैं। मैंने क्या किया है, क्योंकि दिस इज वाइड स्प्रेड मेनी पीपल, कुछ लोग इसको ऐसे लिखते हैं कि उसको जरा इटैलिक लिखते हैं। देखो ना, आपने अक्सर देखा होगा टेक्स्ट बुक्स में कि कुछ वैल्यूज आप इटैलिक लिखते हैं टी, और कुछ लोग किस चीजों को आप सीधा लिखते हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट सर वर्ड इसकी जगह पर ये ग्राफ जो बनाया हुआ है, हाँ, अगर ये अनडिफाइंड हो, सर ये जिस तरह कैलकुलस में पढ़ा था, जहाँ पे वैल्यू अनडिफाइंड होती थी वहां पे एक ओपन होल बनाते थे, तो सर यहाँ पे वो यूज नहीं कर सकते? नहीं नहीं, वो आप डिफरेंट बात कर रहे हैं ना। वो वो तो आप ये कह रहे हैं कि हमने डिराक डेल्टा को कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है। अगर आप डिराक ये डेल्टा को इन ड्रॉ सब। करेंगे, आप क्या 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 करेंगे? आप वहां पे एरो लगा देते हैं ना, ठीक है। आप उधर ये करेंगे ना कि सर्कल लगाएंगे आप इधर, लेकिन सर्कल इज नॉट टेलिंग यू द होल स्टोरी बेसिकली। और यहाँ पे हम ये एरो इसलिए लगाते हैं कि हमें पता है कि यहाँ पे एरिया 1 है, ठीक है, एरिया। तो वो एरिया 1 यहाँ पे कैलकुलस वाले सर्कल के ट्रिक से नजर नहीं आएगा, सो वो कैलकुलस को छोड़ दें आप, ठीक है। कैलकुलस इज एक्चुअली हाइडिंग एवरीथिंग फ्रॉम यू। दिस एरो इज रिमाइंडिंग यू कि ये अनडिफाइंड तो है ही। अनडिफाइंड तो 0 by 0 भी होता है ना, अनडिफाइंड तो वो सारी चीजें होती है, यस सर। लेकिन यहाँ पे ये स्पेशल टाइप का अनडिफाइंड है। ये वो अनडिफाइंड है जिसमें एरिया 1 होता है, हमें एरिया से गरज है। ये बात समझ आ गई? जी जी अब सर, यस मसला सर। यहाँ पे ये है कि वो तो एरो है, तो अब एरो को बेसिकली, एरो मींस इन्फिनिटली लार्ज, ठीक है। You are now replacing that arrow with a 1 here. That is not acceptable. अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि डिस्क्रीट टाइम का डेफिनेशन गलत है, तो इशू राइट साइड में नहीं है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें इस साइड से प्रॉब्लम नहीं है, इस साइड से। ये ठीक डेफिनेशन है डिस्क्रीट टाइम इम्पल्स की, ठीक है। हमें किससे प्रॉब्लम है? विद दिस लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड का जो सिंबल हम यूज कर रहे हैं, वी शुड यूज अ डिफरेंट सिंबल, अ सिंबल दैट लुक्स डिफरेंट, ठीक है। तो या आप उसको सीधा करके, आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नोट किया है कि कुछ चीजों को आप इटैलिक टाइप करते हैं, कुछ लोग कुछ को अपराइट सीधा करते हैं, वो आई लिखा होता है, आप उसको प्रेस करते हैं, तो देयर आर मेनी वेज, यस ठीक है। सर। तो मैंने इवन दैट इज नॉट एक्चुअली एनफ इन मेनी केसेस। मैंने इसको कैसे किया है मैं आपको दिखाता हूँ अभी। यहाँ पे नहीं है, सॉरी, वो दूसरी फाइल है जो फार्मूला शीट है। फार्मूला शीट में आपने मुझे बताना है कि हाउ आई ट्राइड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। इसको मैं जूम करूं अभी। Before that, if you define a cliff function, एक cliff function आपको काफी इंटरनेट के वेबसाइट्स पे मिल जाएगा। cliff क्या करता है, जिस तरह लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको कि वो
आपके आउटपुट और इनपुट को -1 और 1 से ऊपर नहीं जाने देता, ठीक है? तो कोई फंक्शन अगर 1 से ऊपर चला भी जाए, ये उसको क्लिप करेगा। याद आ रहा है आपको? लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था। सर वो लिमिट कर देता है ना फंक्शन हाँ, को। बिल्कुल, बिल्कुल। आप इसको लिमिटिंग फंक्शन कह दें, क्लिप कह दें। क्लिप इज़ अ स्टैंडर्ड नेम इन मेनी सॉफ्टवेयर्स, ठीक है? तो आप उसको क्लैंप कह दें, ठीक है? देयर आर मेनी वेज़। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे ए, बी प्रोवाइड करता हूँ, तो फिर तो ये दोनों लिमिट्स हो जाएँगी। लेकिन अगर मैं प्रोवाइड नहीं करता, तो इसका मतलब है कि स्टैंडर्ड लिमिट क्या है? -1 और +1। तो अब आप एक काम करें, आप इस लाइन को ज़रा देखें, जो मैंने शेड किया हुआ है। यहाँ पे आप क्या नज़र आ रहा है? ये क्लिप मैंने किस चीज़ के ऊपर अप्लाई किया हुआ है? डेल्टा फंक्शन। डिराक डेल्टा पे। और लेफ्ट साइड वाला डेल्टा थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है? सो कैन यू सी? और ये आपके साथ मैं शेयर करूंगा यूनिकोड। आपने यूनिकोड का नाम सुना होगा। यूनिकोड में बेसिकली आपके पास 4 डिजिट्स होते हैं। आप वो टाइप करते हैं और आप टाइप करते हैं ऑल्ट कीबोर्ड पे ऑल्ट होता है, और ऑल्ट के बाद आप वो टाइप करते हैं, तो वो चीज़ आ जाती है। आई कैन एक्चुअली अपलोड अ वीडियो ऑन हाउ टू डू दैट, ठीक है? तो यू कैन एक्चुअली टाइप दिस सिंबल इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और इसको हम कहेंगे डिस्क्रीट डेल्टा या क्रॉनिकल डेल्टा, ठीक? और ये बेसिकली आपने क्लिप किया कि अगर वो इन्फिनिटली लार्ज वैल्यू है भी, आप उसको सिर्फ 1 तक सीरियस लेंगे, 1 के अबव आप नहीं देंगे उसको। ये एक चीज आपने देख ली। दूसरा ये मैंने क्या किया है, इसको जरा देखें। इस लाइन में मैंने क्या करने की कोशिश की है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। हाउ विल यू एक्सप्लेन इट? लेफ्ट साइड पे क्या है? एक्स, और डॉट का मतलब बेसिकली ये है कि ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है? स्क्वायर में। जी सर। तो राइट साइड पे मैंने क्या किया है? सर वो एनालॉग में कन्वर्ट हो गई। देखो ना, एनालॉग को कन्वर्ट कर रहा हूँ कंटिन्यूस टाइम को, लेकिन सिर्फ कन्वर्ट करते हुए सिर्फ उसकी वैल्यू पिक नहीं कर रहा। अगर आप सिर्फ ये करेंगे ना, ये असल में ये कंप्लीट स्टोरी नहीं है। यू जस्ट से एक्स, और यहाँ पे आप लिखते हैं एक्स ऑफ एन टी, ठीक है? और फिर आप इसको यहाँ पे ये लिखते हैं। तो यहाँ पे आप ये नहीं बता रहे कि स्किप भी करना है आपको। तो ये बेसिकली इसका मतलब ये है कि आई एम ओनली दिस फंक्शन विल ओनली बी डिफाइंड व्हेन एन इज इंटीजर, ठीक है? नॉन इंटीजर के लिए डिफाइंड ही नहीं है। समझ आ गई बात? यस सर। लेकिन यहाँ पे अंडरस्टूड है कि ये डेफिनेशन सिर्फ टाइम इज इक्वल टू 1 के लिए है। जो सैम्पलिंग टाइम है वो क्या है, उसमें 1 है। अब अगर सैम्पलिंग टाइम में 1 की जगह t करता हूं, तो फिर मेरे पास ये चीज आ जाएगी, ठीक है? यस सर। और इसके साथ आप मुझे ये बताएं, राइट साइड पे मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया हुआ है? व्हाई हैव आई मल्टीप्लाइड दैट थिंग? व्हाट इज दैट डूइंग? अगर मैं आपसे पूछूं कि ये सिंबल हम किसके लिए यूज कर रहे थे, ये डबल कांस्टेंट 1 के लिए ना, 1 से लेकिन जब इस कांस्टेंट 1 के साथ मैं ये करूंगा, तो इसका क्या मतलब होगा कि अब ये 1 सिर्फ इंटीजर्स पे होगा, नॉन इंटीजर्स पे ये क्या होगा? अनडिफाइंड, ठीक है? टू मेक इट मोर स्पेसिफिक, अगर मैं इसको मैं यहाँ पे देता हूँ लेट्स से 2.5, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड होगी। नाउ आई एम मल्टीप्लाइंग दिस थिंग विद दैट। This multiplication will ensure कि it is undefined at non-integers. तो सिर्फ ये लिखना इनफ नहीं है कि आप उसको रिप्लेस करें। समझ आ गई बात? यस सर। और लेफ्ट साइड पे मैंने क्या किया है, क्योंकि ये फार्मूला तब अलाउड है जब t की वैल्यू 1 हो, तो मैंने इसके साथ नीचे ये लिखा हुआ है, ये मैं
दिस इज कंपोजिशन, यू आर कंपोजिंग इट, और ये नीचे टी लिखा हुआ है मैंने कि ये टाइम पीरियड टी है, सैम्पलिंग टाइम टी है, ठीक है। इसको मैं क्लास में ये थोड़ा सा एक और कंसेप्ट है जो मैं अभी क्लास में बताऊंगा आपको। दिस इज एक्चुअली दिस इज व्हाट आई एम यूजिंग इन दैट मैटलैब थिंग। सो नाउ लेट्स गेट बैक, कि अगर मैं अभी इस तरफ दोबारा आ जाऊं तो नाउ यू कैन सी कि इस फार्मूले को हम कैसे ठीक करेंगे। लेट्स गो बैक टू दैट फार्मूला, ये ठीक है। तो अब आपको नजर आ रही है बात कि मैंने यहाँ पे बेसिकली हमें क्या चाहिए कि इस फार्मूले में हमें दो चीजें ठीक करनी चाहिए। यहाँ पे मुझे इसके साथ वो मल्टीप्लाई करना चाहिए 1 ऑफ n, बिकॉज दिस अलोन कैनॉट इंश्योर, और सिमिलरली इसके साथ भी, ठीक है, इधर भी। और इसके साथ क्या है कि इसके साथ आप या नीचे d लिख दें या सम अदर वे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे बिकॉज इट इज नॉट इजी टू टाइप इट ऑन बोर्ड, हम सिर्फ नीचे इसकी लाइन ड्रॉ कर देंगे आसान नहीं करने के लिए, ठीक है, क्योंकि वो टाइप करना आप बोर्ड पे नहीं कर सकते। सो दिस, और ये इसने लिखा भी है कि इट इज नॉट a sampled version of, so he is telling you the fact कि उसकी सैम्पलिंग नहीं हुई है, we are just using the same symbol for convenience, ठीक है, and I'm underlying that. वो डिराक, सॉरी, जो 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 इंडिकेटर फंक्शन मैंने यूज किया है उसमें आप इसको कैसे लिखेंगे बताएं। ठीक है, अब इसकी भी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है। ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आपको याद होगी, ये वाली, अगर आप राइट साइड पे देखें, द इंटीग्रल ऑफ डिराक डेल्टा इज 1, ठीक है, and if that Dirac delta is shifted to a point t naught, ठीक है, and then the shifted version multiplies some other function x, then the integral in which includes that time interval in the interval of integration, it will just pick the value of the signal at that time. So exactly वही rule यहाँ पे, the reason why we find this discrete time delta m useful, कि इस इंटीग्रल की जगह यहाँ पे समेशन आ जाएगा, ठीक है। So if you sum this, because there is only one value which is 1, all the other values are 0, so the summation over all the time axis is 0, ठीक है। And the sum of any signal, discrete time signal, multiplied by this discrete time this discrete time impulse located at some point n naught will give you the same value, ठीक है। ये shifting property discrete time की भी है, ठीक है, shifting property। And we can also have the discrete time rectangular pulse, ठीक है। चाहे आप उसको गेट फंक्शन लिख दें, नीचे टाउ की जगह इसने क्यू लिखा हुआ है, तो दिस क्यू मीन्स दिस क्यू के यहाँ पे क्यू और नेगेटिव क्यू ये आपके एजेस होंगे, तो यहाँ तक ये 1 रहेगा और नीचे 0 रहेगा ये, ठीक है। ये डिस्क्रीट टाइम में वो हाफ वाला चक्कर नहीं होता, ठीक है, वो जो मैं कह रहा था कि यहाँ पे हाफ हो जाएगा, वो कंटिन्यूस टाइम में होता है। Okay, and similarly you can go with the, let's say you have sinusoid, yeah, you can write it this way. अब यहाँ पे थोड़ा सा ना आपको करना पड़ेगा
कि सडनली ये ओमेगा स्मॉल ओमेगा से कैसे चेंज हो गया, ठीक है। तो इसको समझने के लिए if I start here, let's say our x of t is cosine omega t plus theta, ठीक है। और so first I need to replace t with nt, वो जो सैम्पलिंग में कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा x of nt, और यहाँ पे क्या हो जाएगा n omega times n times t, ठीक है। So I want to write this as a function of n. तो n को अगर मैं अलग लिखूं, so what is multiplying n? These two things, yeah. Yes. So when viewed as a function of n, let's call it y now, y of n, ठीक है। So omega times the sampling, and this is what we call the capital omega. अब रीजन समझ आ रही है? और इसको हम फिर कहेंगे डिस्क्रीट टाइम फ्रीक्वेंसी। ये अगर कंटिन्यूस टाइम रेडियंट फ्रीक्वेंसी थी, रिमेंबर व्हाट वाज द नेम फॉर दिस ओमेगा इन योर अदर कोर्सेस? इसको आप कहते थे एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो इसको आप क्या कहेंगे? डिस्क्रीट टाइम एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सिर्फ डिस्क्रीट टाइम उसके साथ लगा दें, एंड मेक श्योर कि इसका उस ओरिजिनल के साथ ये ताल्लुक है, ठीक है। अब हम एक और काम भी कर सकते हैं। लेट्स राइट दैट ओमेगा, आपको पता है कि आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई f, या तो 2 पाई f टाइम्स t। तो यहां पे आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली यहां पे 2 पाई के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, दिस थिंग, या। So you can now define ft to be that capital F, or that f will now be your discrete time cyclic frequency. Yes. So you have now two new definitions. एक्सक्यूज मी सर। Yes. सर ये जुम्मे का दिन है सर, हमने नमाज की तैयारी भी करनी है, 5 मिनट ऊपर हो गया, अगर क्लास थोड़ा जल्दी खत्म हो जाए। बस ठीक है, इसको कंक्लूड करते हैं। आपने ये नोट कर दिया ना कि स्मॉल ओमेगा से कैपिटल ओमेगा में यू जस्ट हैव डिस्क्रीट टाइम वर्जन, ठीक है। और स्मॉल एफ जिसको आप साइक्लिक फ्रीक्वेंसी कहते हैं, उसको आप मल्टीप्लाई करें सैम्पलिंग टाइम से, तो आपको क्या मिलता है, डिस्क्रीट टाइम साइक्लिक फ्रीक्वेंसी। बस ये यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये इसने यहाँ पे कोशिश की है, ठीक है। नाउ यू कैन सी कि इसने यहाँ पे कैपिटल ओमेगा क्यों यूज किया हुआ है, क्योंकि इट इज नाउ मल्टीप्लाइंग एन एंड नॉट टी, और यहाँ पे स्मॉल एफ की जगह कैपिटल एफ क्यों यूज किया हुआ है, ठीक है। और सर ये रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर? हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है, ये रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। सर ये यूट्यूब पे अपलोड हो गया पेन ड्राइव में? मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। यूट्यूब पे आपने एक चीज नोट करनी है कि नॉर्मली जो स्मॉल ओमेगा में आप रेडियंस पर सेकंड करते हैं ना, तो इधर सेकंड की जगह क्या हो जाएगा, देखो ना, एन तो टाइम नहीं रहा ना, और डिस्क्रीट टाइम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पर सैंपल, और ये साइकिल्स पर सैंपल, यूनिट्स, इसकी यूनिट्स पे आपने नोट करने हैं, ठीक है।
और ये अगली दफा हम कर लेंगे कि जो कंटिन्यूस टाइम साइनोसॉइड है वो तो हमेशा पीरियोडिक होता है ना, लेकिन डिस्क्रीट टाइम साइनोसॉइड जरूरी नहीं कि पीरियोडिक हो, इसकी रीजन हम नेक्स्ट टाइम पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। सो आप सिर्फ ये ना देखें कि बस इसमें कोसाइन लिखा हुआ है तो ये पीरियोडिक होगा। पीरियोडिक करने के लिए अभी इसके ऊपर जब हम टेक्स्ट लगाएंगे so it will turn out के it is possible that a discrete time sinusoid is not periodic, which is very strange but it is true। ठीक है, तो ठीक है हम इसको कंक्लूड करते हैं। और हमारे पास वैसे टाइम कितना है? सर 7 मिनट ऊपर हो गए सर। 7 मिनट ऊपर हो गए? ठीक जी सर। ठीक हो गया, ठीक है। अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह फिर अगले वीक मुलाकात होती है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।